मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर राजीव जैन के घर पर ईडी की छापेमारी। आपको पता चले कि बड़ी खबर इस वक्त की कांग्रेस नेता राजीव जैन के घर पर ईडी ने छापा मारा है। राजीव जैन का प्रॉपर्टी का बड़ा काम है। पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी माने जा रहे हैं और साथ ही देहरादून ब्राह्मण वाला मकान पर भी कार्रवाई की गई है। पड़ोसी की छत से एक बैग भी बरामद हुआ है। बड़ी खबर, ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और आपको बताते चलें कि देहरादून ब्राह्मण वाला मकान पर कार्रवाई की गई है और पड़ोसी की छत से एक बैग को भी बरामद किया गया है। राजीव जैन के घर पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। खबर आपको बताते चलें कि राजीव जैन का प्रॉपर्टी का बड़ा काम है और इस दौरान आपको बताते चले कि उनके घर पर छापेमारी की गई और लगातार आपको बताते चले कि कांग्रेस नेता राजीव जैन के घर पर छापा मारा। कांग्रेस नेता प्रॉपर्टी डीलर राजीव जैन के घर में ईडी ने छापा मारा है। करीब 18 गाड़ियों में ईडी और सीआईएसएफ की टीम ने राजीव जैन के घर पर पहुंची है और आपको बताते चले कि मंगलवार सुबह 4 बजे से राजीव जैन के घर पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। आपको बताते चले कि कांग्रेस नेता प्रॉपर्टी डीलर राजीव जैन के घर पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। कांग्रेस गौतम अडानी और बीजेपी गठजोड़ मणिपुर हिंसा, भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों को लेकर 18 दिसंबर को राजभवन मार्च करने जा रही है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा नेतृत्व और सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा की उपस्थिति में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से राजभवन तक मार्च निकाला जाएगा। इसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि 1.5 साल से मणिपुर राजहिंसा की आग में जल रहा है। वहां पर महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, गोलीबारी और अराजकता का माहौल बना हुआ है और इस हिंसा में अब तक कई लोगों की जान भी चली गई है। देखिए, पूरे प्रदेश से हमारे वरिष्ठ जन कांग्रेस के जितने हैं, वो हमारे कार्यकर्ता जो हमारे पार्टी के आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, आम मानस इसमें सम्मिलित होगा क्योंकि विषय ही ऐसा है। एक तरफ उपभोक्ताओं के संग जो छल अडानी ने किया है, महंगे जो सस्ता कोयला लाए थे उसको बहुत महंगे रेटों में भारत को दिखाया गया, जो मशीनरी खरीद गई उसको भी कई गुना रेटों में दिखाया गया, जिससे बिजली महंगी होगी और उसका असर जो है आम आदमी के सिर पर जाएगा। पहले ही स्मार्ट मीटर को लेकर लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ मणिपुर की घटना, मणिपुर में पिछले 1-1.5 साल से बहनों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, लोगों के कत्ल हो रहे हैं, डकैतियां पड़ रही हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, प्रतिष्ठान और दुकानें जलाई जा रही हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री वहां नहीं जाता, वहां के रोकथाम के लिए कुछ नहीं करता। तो ये बहुत गंभीर विषय है। विपक्ष उन मुद्दों को जो आज के प्रमुख मुद्दे हैं उनको सदन में उठाना चाहता है। लोकसभा में जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी, हमारे विपक्ष के सांसद लगातार सवाल कर रहे हैं अडानी और अंबानी के बारे में कि क्या रिश्ता है, आखिर क्या वजह है। लेकिन सरकार इसमें चर्चा नहीं कराना चाहती है, पूरे देश को बेचना चाहती है। जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं, लगातार उनको बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार कर रही है और खरीदार कौन है, ये सवाल तो बनता है ना। देखिए, जिस तरह से मोदी सरकार पार्लियामेंट से अडानी के ऊपर उनके रिलेशंस को लेकर चर्चा से बच रहे हैं, जिस तरह से वो लोग संसद को पहली बार हमने पिछले 10 सालों में देखा है कि संसद को पक्ष नहीं चलने दे रहा है, सरकार नहीं चलने दे रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर लोकतांत्रिक संस्थाओं की किस तरह से हत्याएं हो रही है, किस तरह से घृणा फैल रही है समाज के अंदर, देश के अंदर, वो असली मुद्दों से भटका के हम लोगों को बिल्कुल एक हाइपोथेटिक मुद्दों पे ले जा रहे हैं। इन सब चीजों को लेके हमारा राजभवन को लेकर घेराव है। कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज बुलंद करेगी और इसका विरोध करेगी।
ना तुम्हारे यहाँ जिस समय पिछले बार बैलेंसिंग और वो करा के गए थे उसके बाद ही तो प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस में अब बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया है। प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि कुछ समय पहले आईसीसी की तरफ से जिला प्रभारी नियुक्त किए गए थे, वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चुनाव की रणनीतियां तैयार भी कर रहे हैं। देखिए, हमने नगर निकाय चुनाव को लेकर एआईसीसी ने पिछले 6-7 महीना पहले एक स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की देखरेख में जिला प्रभारी बनाए गए थे। जिला प्रभारी अपने अपने जिलों में जाके इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तैयारियों को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कौन कौन लोग आवेदन करना चाहते हैं इसको देख रहे हैं। वहां की स्थानीय हमारी जो जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटीज है वो भी इस काम में लगे हुए हैं, सब लोग कर रहे हैं। हमारी तैयारियां चुनाव को लेकर एकदम पूरी है। हम सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं और संगठन उसको लेकर सक्रिय है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जनपदवार पर्यवेक्षक भेजे गए हैं और सभी नगर परिषद है, नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, हमारे पर्यवेक्षक वहां जा रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं से जो संभावित उम्मीदवार है उनसे बातचीत हो रही है, संवाद किया जा रहा है, फीडबैक दिया जा रहा है कि कौन उम्मीदवार इस चुनाव में जीत हासिल कर सकता है। और जो उसके बाद ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट आने के बाद जो हमारी समन्वय समिति है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो बैठक में उसमें चर्चा होगी। उसके उपरांत ही एक सहमति बनाकर उम्मीदवार तय किए जाएंगे। आगामी निकाय चुनाव, ओबीसी आरक्षण और राज्य की स्थिति को लेकर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में समन्वयक समिति की एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ में प्रतापनगर और भगवानपुर के विधायक ने शिरकत की है। वहीं कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है और निकाय चुनाव के मुद्दे और महिला और एससी आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी इसमें चर्चाएं की गई हैं। क्योंकि आज हमारी समन्वय समिति की बैठक हुई है हमारे पीसीसी कार्यालय पर, जिसमें प्रमुख मुद्दा था महिलाओं को आरक्षण की स्थिति। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मातृशक्ति को की अनदेखी करती है। हमारे हरिद्वार में ले लीजिए, हरिद्वार में केवल रुड़की शहर को छोड़ करके ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी महिला के लिए सीट नहीं रखी गई है, क्योंकि हमारा देश गांव में बसता है और महिलाएं गांव की हमारे विकास से अभी भी बहुत दूर है। महिलाओं को उन योजनाओं की न तो जानकारी होती है सरकार की योजनाओं की, न उन तक वो योजनाएं पहुंच पाती है, तो महिलाएं दूसरे पर डिपेंड रहती है। हालांकि हम अपने क्षेत्र में यही कोशिश करते हैं कि हमारी महिलाओं तक सभी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, लेकिन अभी सरकार को उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रदेश में कांग्रेस की एक समन्वय समिति है, उसकी बैठक थी। उसमें तय किया गया कि 18 तारीख को गवर्नर हाउस का घेराव किया जाएगा और जो विशेष मुद्दे हैं, एक तो इस सरकार ने विधानसभा में तय किया था कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की स्थिति क्या होगी, परवर समिति का गठन किया गया था। परवर समिति की रिपोर्ट विधानसभा में रखी जानी थी, लेकिन वो नहीं रखी गई। ये आप बताओ ना, क्या पूछ रहे हैं आप? पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखने के लिए पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया है, जिसमें चेकिंग के दौरान बीती रात एक नशे के सौदागर और पुलिस के बीच में जबरदस्त मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है और उसके बाद घायल बदमाश को पुलिस ने काबू भी किया है।
चेकिंग के दौरान काशीपुर पुलिस और एसओजी ने एक वाहन को रोकने का प्रयास किया। वो मोटरसाइकिल सवार नहीं रुका और वाहन छोड़कर कब्रिस्तान की तरफ भाग गया। पुलिस ने उसे ललकारा और उसे पुलिस के पास आने के लिए बोला, जिस पर कि उसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया और उसके पैर में गोली लगी। हॉस्पिटल ले जाया गया और उससे पूछताछ की गई। उसने अपना नाम मुनाजिर कुंदा का रहने वाला बताया। उसके पास से लगभग 250 ग्राम की स्मैक बरामद हुई, एक तमंचा बरामद हुआ, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई और उससे पूछताछ की गई, जिसमें यह पता चला कि पूर्व में भी उसके द्वारा कुछ अपराध किए गए हैं। उसके और पूर्व के इतिहास, आपराधिक इतिहास को और उसके साथ काम करने वाले लोगों की जानकारी ली जा रही है। छतरी चौराहे के पास नया बाजार में हुए अग्निकांड की जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और इस अग्निकांड में 4 दुकानों में करोड़ रुपए का सामान जो है वो नुकसान हुआ था और इस अग्निकांड में 4 दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गई हैं। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने जल संस्थान और अग्निशमन विभाग को नोटिस भेजकर जवाब तलब भी किया है। जो अग्निकांड हुआ था उसके क्रम में हम लोगों ने अग्निशमन विभाग और जल संस्थान से कुछ बिंदुओं पे आख्या मांगी है और इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश किए गए हैं और मुझे ये इंक्वायरी सौंपी गई है। आज हम लोगों के द्वारा एक आम सूचना इसमें जारी की जा रही है कि इसमें जितने भी पक्ष संबंध हैं या कोई व्यक्ति अपना इसमें पक्ष रखना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए, तो वो हमें 10 दिन के अंदर सूचनाएं और साक्ष्य जो भी हैं वो उपलब्ध करा सकता है। और मजिस्ट्रेट जांच के क्रम में साथ ही अग्निशमन विभाग, जल संस्थान और राजस्व विभाग को भी अपने से संबंधित बिंदुओं पर आख्या देने के लिए पत्र जारी किया जा रहा है। देहरादून पुलिस ने स्कूलों में आपको पता चले कि जागरूकता अभियान चलाया है। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही स्कूली बच्चों को यातायात के नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उनके सवालों के जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं को भी शांत किया गया है। देखिए, जो हमारे जो देखा जाए 3 तरह के जो क्राइम, खासकर जो एक नशे के विरुद्ध जो कहीं ना कहीं बच्चे युवा दलदल में फंस जाते हैं। दूसरा है साइबर अपराध। अगर बच्चे जागरूक होंगे तो अपने पेरेंट्स को भी जागरूक करेंगे, क्योंकि बचाव ही अवेयरनेस ही इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि हम जितना अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, ऐसे साइबर अपराधों से बच सकेंगे। तो अगर हम बच्चों को जाकर स्कूल कॉलेजेस में जिस तरह से हम फोकस कर रहे हैं, जिससे वो अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अन्य लोगों को बताएं, जिससे कि इस तरह के साइबर ट्रैप में ना फंसे, तो 2 चीजों को फोकस करके हम चल रहे हैं। जागरूकता अभियान में एक नशे के विरुद्ध कार्रवाई और दूसरा एक ट्रैफिक के वायलेशंस को ना करें, जिससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं, एक्सीडेंट होने पर कैसे आपका भविष्य खराब हो सकता है, इस तरह की चीजें हम उनको समझा रहे हैं। और थर्ड है साइबर का, कि साइबर अवेयरनेस पे नए नए तरीके क्या आ रहे हैं, जिससे कि वो अपने परिजनों को भी इस संबंध में जागरूक करें। श्री हरमंदिर दिनेशपुर के सौजन्य से कात्यायनी मेडिकल सेंटर रुद्रपुर की तरफ से निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में डॉक्टर ने 250 मरीज का इलाज करने के साथ मुफ्त दवाइयों को भी वितरित किया है। इस दौरान हृदय रोग विशेषज्ञ रश्मि जेवियर ने कहा कि कोरोना काल के बाद से इंसानों में हार्ट अटैक ज्यादा होने लगा है। इससे बचने के लिए एक ही उपाय है, नियमित व्यायाम और साथ ही खानपान में कंट्रोल करना। ये बोलना भी सही है कि कोरोना के बाद जो है ये हार्ट अटैक्स का इंसिडेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है। कारण मेनली बिकॉज कोरोना जो है एक किस्म का एक हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, मतलब खून गाढ़ा हो जाता है उस बीमारी के बाद, और खून गाढ़ा होने के बाद हमारी नसों में ब्लॉकेज हो सकते हैं। इस वजह से हार्ट अटैक्स का संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई। हम डेली कम से कम 3-4 हार्ट अटैक्स अपने ही हॉस्पिटल में देख रहे हैं। तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए मेन चीज है कि आप अपना टाइमली अपना इवैल्यूएशन कराइए, जैसे कोलेस्ट्रॉल का अपना नापना, अपना शुगर चेक करना, अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर करना। अगर ये सब की बीमारियां हैं तो इसका टाइमली इलाज होना। स्मोकिंग, तंबाकू, बीड़ी ये सब अगर ले रहे हैं तो इसका इस्तेमाल बंद करिए। अल्कोहल का भी इस्तेमाल
मिनिमाइज रखी, कभी कोई ओकेजन है तब थोड़ा बहुत ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम दिनेशपुर आज आए हैं, शिविर इसलिए लगाया है कि हम अपनी जो हमारे पास स्पेशलिस्ट का पैनल है, एक बार हम जनता को दिखा पाएं कि हमारे डॉक्टर्स कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन सी स्पेशलिटीज हमारे साथ हैं। उसके साथ एक हमारा मकसद है कि कम्युनिटी के बीच में जाके, समुदाय के बीच में जाके अपने उनके साथ जो मदद उनके लिए की जा सकती है वो की जाए। जो लोग सक्षम नहीं है वहां तक पहुंचने में, अगर हम उन्हें प्राइमरी कोई ट्रीटमेंट या सलाह या जांच उनकी कर पाए, उस उद्देश्य से हम आए हैं। और इसमें स्क्रीनिंग के दौरान कुछ ऐसे पेशेंट्स जो मिलते हैं जिन्हें वहां आकर आगे की जांचें या भर्ती की आवश्यकता है, वो हम उनको सलाह दे पाए। देखिए, इस सवाल के जवाब के 3-4 पक्ष हैं। उसमें से कुछ पक्ष हो सकता है हमारे समाज को पसंद भी ना आए। पहले लोग हॉस्पिटल इलाज के लिए जाते थे, आज लग्जरी के लिए चाहते हैं। उन्हें चाहिए कि उनके पास जो रूम है उसमें एसी भी हो, टीवी भी हो, उसमें एक सेपरेट अटेंडेंट मिल जाए, टॉयलेट भी अटैच होना चाहिए। उन्हें इलाज से कोई मकसद नहीं है, उनका सुविधा से मकसद है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और प्रवर समिति के सदस्य रहे विनोद चमोली ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि सभी वर्गों को पूर्व निर्धारित नीति के तहत अधिकार दिया गया है, लेकिन कल चुनाव में देरी का रोना रोने वाली कांग्रेस अब हार सामने देखकर चुनाव टालने के लिए बहाने तलाश रही है। चमोली ने कहा कि निकायों में आरक्षण को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वे पूरी तरह से राष्ट्रीय पार्टी के नेता और सदन में उपनेता रहे व्यक्ति की जानकारी के अभाव को दर्शाता है। कि मैंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी का बयान सुना और मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो उपनेता रहे हों सदन में और विधायक रहे हों, वो बिना अपनी जानकारियों को पुष्ट किए हुए कैसे बयान दे सकते हैं। मैंने देखा उन्होंने एससी आरक्षण का प्रश्न उठाया। उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे 3 प्रकार के निकाय हैं, नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं। तीनों में आरक्षण पहले से सुनिश्चित है, न हम उसको घटा सकते हैं न हम उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप एससी आरक्षण की बात करें तो नगर निगम में 9% है, इसी तरह से 14% आपका नगर पालिका में है और 13% आपका नगर पंचायत में है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव अपने अंतिम दौर पर हैं और आपको बता दें कि शासन स्तर पर निकाय चुनाव की तैयारियों की से भी कयास लगाए जा रहे कि निकायों में पदों और वार्ड आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद 26 दिसंबर को निकाय चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि पार्टी ने पहले से ही सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में ही जिलों के अध्यक्ष और विधायकगण के साथ प्रदेश नेतृत्व की बैठक हो चुकी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में साइबर धोखाधड़ी पर गैर प्रांतों में एक के बाद में एक साइबर ठग पौड़ी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि कोटद्वार कोतवाली में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन गेम चलाने, छोटे-छोटे टास्क दिखाने के नाम पर शिकायतकर्ता से लाखों रुपए की धनराशि ऑनलाइन ठगी की गई है, जिसको लेकर कोतवाली कोटद्वार में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा धोखाधड़ी की घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम गठित कर फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए हैं। देश भर में टेलीग्राम के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी करने वाली एक गैंग के 2 सदस्यों को जनपद पौड़ी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। टेलीग्राम के माध्यम से एक गैंग देश भर में सक्रिय है, जो कि लोगों को सोशल मीडिया पर टास्किंग करती है और सोशल मीडिया पर टास्किंग करते हुए पैसे कमाने का लालच देती है और साथ ही साथ ये लोगों को पैसा इन्वेस्ट करते हुए लालच देती है और इस प्रकार का प्रलोभन देते हुए जनता के साथ धोखाधड़ी करती है। इस गैंग के बारे में हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसका हमने संज्ञान लेते हुए थाना कोटद्वार में एक मुकदमा पंजीकृत किया।
मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए पूर्वानुमान किया है। उन्होंने प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थापरियाल ने भी कहा कि प्रदेश भर में फिलहाल बारिश और बर्फबारी का कोई अंदेशा नहीं है। साथ ही अगर तापमान की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य बना हुआ है। वहीं 2 से 3 दिन तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा सकती है और इससे पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड बढ़ने की आशंका है। देखिए, आज जो है 16 दिसंबर हो गया है, तो अगले जो है 5 से 7 दिन उत्तराखंड में ज्यादातर स्थानों पे मौसम शुष्क रहेगा। तो बारिश बर्फबारी की अभी कोई संभावना नहीं है। और तापमान की बात करें तो अभी जो प्लेन्स है उत्तराखंड के, वहां पर जो अधिकतम न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास चल रहे हैं। और लेकिन जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर जो है तापमान वो सामान्य से ऊपर चल रहे हैं। अबव नॉर्मल चल रहे हैं मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर। बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर भी आपको बता चले की तैयारियों से जुड़ा ऐलान भी किया है। बीजेपी ने निकाय चुनावों के लिए सुपरवाइजर नियुक्त किए हैं और पार्टी की ओर से इसकी सूची भी जारी कर दी गई है। प्रदेश मीडिया प्रभारी रणवीर सिंह चौहान ने कहा कि नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायतों में संगठन की ओर से वरिष्ठ नेताओं को सुपरवाइजर की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मी और तेज है और साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने इस चुनाव को जीतने के लिए अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इस बीच कांग्रेस प्रभारी पर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा चुनावी तैयारियों को लेकर ऑनलाइन मीटिंग तक ही सीमित दिख रही हैं, जबकि बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम से लेकर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष कई मोर्चे के साथ बैठक भी कर चुके हैं। हमारे देखिए, मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं और मेरी जो जिम्मेदारियां हैं मैं उनको कर रहा हूं। लगातार हम बैठकें कर रहे हैं, हमारे प्रभारी लोग बैठकें कर रहे हैं और हमारी जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं हमारे आदरणीय शैलजा जी और आदरणीय शर्मा साहब प्रकट सिंह जी, वो लगातार जूम मीटिंग्स के माध्यम से हमारे से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से हम लोग को दिशा निर्देश दे रहे हैं और हम जिस दिशा निर्देश को उनसे मिल रहा है उसका पालन करते हुए हम काम कर रहे हैं। अभी बाई इलेक्शन भी तो हमने उन्हीं के निर्देशन पे, उन्हीं के सलाह पे लड़े और हम जीते। केदारनाथ में थोड़ी सी कुछ चूक हो गई, लेकिन ये कहना कि फिजिकली होके होना, क्योंकि ये आधुनिक समय है। देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की प्रदेश की प्रभारी हमेशा उत्तराखंड से नदारद रही है। कभी भी उनकी भावनाएं इस प्रदेश से नहीं जुड़ी, कभी भी उनका विशेष लगाव इस प्रदेश से नहीं रहा। उन्होंने अपने प्रदेश के चुनाव को ही बहुत ही हल्के में लिया और वहां पर जिस तरीके से सिर्फ उतावल रही तो वहां पर आप नतीजा देख चुके हैं और उत्तराखंड के अंदर भी वही नतीजा रहा। कभी भी वो यहाँ पर दिखाई नहीं दी। हमेशा जो है लैपटॉप पे बैठ करके वर्चुअल बैठक लेती है सभी कार्यकर्ताओं की या नेताओं की। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत मेहनत और मशक्कत करने की आवश्यकता है। जिनका प्रभारी वहां से नदारद हो, जिनका प्रदेश का नेतृत्व जो है नेतृत्व विहीन हो। ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद में सरकार ने आरक्षण की नियमावली तय कर दी है, जिसे लेकर शहरी विकास विभाग की अधिसूचना जारी की है। नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर आरक्षण की स्थिति को लगभग साफ कर दिया है। आरक्षण नियमावली तय करने के बाद अंतिम सूची जारी होने से पहले 1 हफ्ते का समय आपत्ति के लिए तय किया गया। वहीं आरक्षण पर विपक्ष के साथ साथ सत्तारूढ़ दल भी तीखी प्रक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरक्षण प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए ओबीसी आरक्षण को निराधार बताया है। आरक्षण के मुद्दे पे महत्वपूर्ण 3 विषयों पर मैं बात रखना चाहूंगा। एक तो जो हमारे प्रदत्त अधिकार हैं संविधान से या जो आज तक चलता रहा है, उस पर बड़ा कुटाराघात भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने किया है। इन्होंने नगरपालिकाओं में ऐसी नगरपालिकाएं जिनमें 10,000 से कम संख्या एससी की है, उनको आरक्षण से बाहर कर दिया है।
ये लोगों के मौलिक अधिकार का हनन है और मुझे लगता है कि जो असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, एससी को लेकर इनकी जो सोच है वो इससे परिलक्षित होती है। दूसरा, आरक्षण जो लागू करने का इन्होंने जीवो जारी किया, उसमें मेरा ये कहना है कि हमारी विधानसभा की अवमानना है। जो 70 विधायक चुन के आए हैं विभिन्न क्षेत्रों से, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी अवमानना है। पंचायत में इतना नीचे से ऊपर घोषित कराया। फ्लैग बोर्डिंग में इतना ही। नमस्कार।